हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस 27 अगस्त की विजन की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग रिलीजेज रिपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। सो गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया है। देखो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में क्या होता है, ये मेनली क्या मेज़र करता है कि जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो कितनी रेडी हैं अपना एक्सपोर्ट करने के लिए, उनके पास कितना एक्सपोर्ट पोटेंशियल है और उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से उन्हें रैंक करता है। ये आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या स्टेट्स चैलेंजेस फेस कर रही हैं या क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह से वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पा रही हैं। और वो क्या करता है, एनकरेज करता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उनका। देखो जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है मेनली 4 पिलर्स पे क्या करता है, स्टेट्स को रैंक करता है। दैट इज क्या उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या उनका बिजनेस इकोसिस्टम है, क्या उनका एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है, और कुछ 11 सब पिलर्स हैं। तो हम देख सकते हैं 11 सब पिलर्स क्या हैं। जैसे देखो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन में जिसमें केरला ने टॉप किया है, ग्रोथ एंड ओरिएंटेशन में जिसमें मिजोरम ने टॉप किया है, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसमें हो रहा है, वो पुडुचेरी में है। ट्रेड सपोर्ट में महाराष्ट्र आ गया, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में महाराष्ट्र, असेस टू फाइनेंस में तमिलनाडु, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में दिल्ली आ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में अरुणाचल प्रदेश है, बिजनेस एनवायरनमेंट में गुजरात है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में महाराष्ट्र है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में गुजरात है। तो ये कुछ 11 सब पिलर्स हैं जिसमें क्या करता है, रैंक करता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को जब हम मतलब कि प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जो स्टेट्स को क्लासीफाई किया गया मेनली जोग्राफिकली किया है, मतलब कि कोस्टल में से कौन टॉप कर रहा है, कौन सी लैंडलॉक स्टेट्स में से कौन टॉप कर रहा है, हिमालयंस में या फिर यूटीज़ में, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, स्टेट्स को क्लासीफाई करते हैं। करंटली क्या देखा गया, जो 70% जो इंडिया के एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो मेनली 5 स्टेट्स के द्वारा ही डोमिनेट किए जा रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। अदर हाईलाइट्स क्या है, देखो इंपॉर्टेंस क्या है एक्सपोर्ट की। तो आपको पता है एक्सपोर्ट की कि अगर क्या है, देखो पहली बात ये कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होता है, हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडिया की वो इंक्रीज़ होएगी डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। हमारा जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो भी हमें उसका असेस मिलेगा और हम वर्ल्ड मार्केट में अपनी जगह बना सकेंगे। इकोनॉमिक सर्विस 2017-18 के हिसाब से कहा गया था कि अगर हम स्टेट्स को रेडी करते हैं या उनका जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है उसे इम्प्रूव करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा सकते हैं और उनका जो वेल्थ क्रिएशन है उसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इस हिसाब से जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी देखो यही होता है कि एक स्टेट तो बहुत अच्छी है और दूसरी स्टेट बहुत बेकार है, तो उनमें जो डिस्पैरिटी है हम उन्हें कम से कम कर सकते हैं। अभी चैलेंजेस क्या आ रही हैं कि हम इतना एक्सपोर्ट को प्रमोट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि इंडिया में ना भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत है। इस वजह से हर चीज़ में क्या है, जो अगर कोई भी चैलेंजेस आते हैं ना तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सबसे बड़ा मेजर रीज़न होता है। इंटर और इंटर रीजनल डिस्पैरिटी एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, पुअर ट्रेड सपोर्ट है, ग्रोथ ओरिएंटेशन अमंग स्टेट्स, ठीक है, पुअर R&D इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे यूनिक किस्म के एक्सपोर्ट्स होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स किस्म के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं हम उन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। सजेशन क्या है, सजेशन यही है कि हमें क्या करना है, जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को जॉइंट डेवलपमेंट करना है। देखो जॉइंट डेवलपमेंट से क्या होगा, जो हमारी रीजनल डिस्पैरिटीज़ है ना वो हमारी कम होएंगी। ठीक है, इंडस्ट्री और एकेडमिक को लिंक करना है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ट्रांजिशन टू मोर कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन इनहेरिट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ स्टेट। अब आप देख सकते हो जो टॉप स्टेट्स कौन सी हैं, अगर देखा जाए कोस्टल में मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, लैंडलॉक में मेनली राजस्थान ने टॉप किया। बाकी अगर स्टेट्स और यूटी के हिसाब से देखा जाए तो मणिपुर हिमालय रीजन में, ठीक है, और लैंडलॉक में जम्मू कश्मीर भी है, और सॉरी बॉटम 5 में है ये मणिपुर, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको इस टॉपिक समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। 7 डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया फेस एक्सटिंक्शन थ्रेट। देखो आपको पता है हमें इंडिपेंडेंट हुए 74 ईयर्स हो गया। तो इन्हें क्या है, अभी डाटा के हिसाब से देखा गया है कि जो 197 लैंग्वेजेस हैं इंडिया में वो भी एंडेंजर की स्टेज पे हैं, मोर देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब कि वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में इतनी लैंग्वेजेस एंडेंजर्ड की राह पे नहीं है जितनी इंडिया में है। यूनेस्को के अकॉर्डिंग कोई भी अगर लैंग्वेज 10,000 पर्सन से कम के द्वारा बोली जाए तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में वो लैंग्वेजेस होती हैं मेनली जो उस लैंग्वेज को उनके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ओल्डर लोग बोले होते हैं, ठीक है, और उनकी कभी भी डेथ हो जाती है तो फिर भाई वो लैंग्वेज बोलने वाले और कम पे हो जाते हैं। इंडिया में आफ्टर 1971 सेंसस के बाद क्या गया, तो जो भी लैंग्वेज 10,000 पीपल से कम के द्वारा बोली जाती थी उसे हमने इंक्लूड नहीं किया इन द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस। गाइस आपको पता है हमारी इंडिया में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, जबकि इन्होंने यही बोला है कि जो भी लैंग्वेज 10,000 पीपल से कम के द्वारा बोली जाती थी उसे हमने ऑफिशियल लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस में इंक्लूड ही नहीं किया। इस वजह से क्या हुआ कि हमारा जो लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस में डिक्लाइन किया और 1971 सेंसस तक क्या है 108 लैंग्वेजेस हमारी एंडेंजर्ड हो गई थी। ठीक है, एज अगेंस्ट 1652 इन 1961। ठीक है, अब स्टेप्स क्या लिए गए हैं ताकि हम अपनी जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या स्टार्ट की थी, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज
लैंग्वेजेस। इसमें क्या करें, हम मेनली क्या करेंगे, जो हमारी कंट्री के जो लैंग्वेजेस है उन्हें डॉक्यूमेंट करेंगे जो एंडेंजर्ड होने वाली है या फिर एंडेंजर्ड हो चुकी हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगा, एक फंड प्रोवाइड करेगा ताकि हम सेंटर खोल सकें, जो 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें उनका सेंटर खोल सके, सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। गाइस ये दोनों पॉइंट्स हमने ना अपनी PT 365 आर्ट एंड कल्चर में भी कवर किया, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको पता होगा। सजेशन यही है कि हमें क्या करना चाहिए, मदर टंग बेस्ड मल्टी लिंगुअल एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि इससे क्या होएगा, क्योंकि अगर यंग जनरेशन भी इस लैंग्वेज को बोलेगी तो क्या है, वो लैंग्वेज चलती रहेगी। इससे क्या हम अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। लैंग्वेज को हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इनोवेशन के थ्रू, कल्चरल और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू हमें इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। फ्लैश ड्रॉट्स हिट नियरली 15% राइज मेज एरियाज इन द 1951 to 2018 मानसून। देखो जो कन्वेंशनल ड्रॉट होती है, मतलब कि जो नॉर्मली जो ड्रॉट्स आती हैं वो धीरे धीरे आती हैं, जबकि फ्लैश ड्रॉट होती हैं वो एकदम से आती है, मतलब कि अचानक से आती हैं, और वो बहुत इंटेंसिव क्यों होती हैं, क्योंकि हाई इवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर हो जाते हैं, हीट वेव्स चलने लगती हैं, हाई मतलब कि तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, या फिर जो सोलर रेडिएशंस होती हैं जो हमारी धरती पे आती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसे हम एग्रीकल्चर ड्रॉट भी बोल सकते हैं। देखो गाइस, हमने, अगर आप मेरे टेस्ट सीरीज देख रहे होंगे तो उसमें हमने ड्रॉट क्लासीफाई किया था, एग्रीकल्चरल ड्रॉट, मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट, इकोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, तो इस तरह से 4-5 तरह की ड्रॉट होती है, तो हम फ्लैश ड्रॉट को एक एग्रीकल्चरल ड्रॉट भी क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्या है, सोइल मॉइस्चर कम होता है और जो क्रॉप है उसकी ईल्ड को क्या करती है, हानि पहुँच जाती है। फ्लैश ड्रॉट हम कैसे बोल सकते हैं, फ्लैश ड्रॉप में मेनली लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन की वजह से होता है, मतलब कि बारिश नहीं आती, मतलब कि बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, या फिर मतलब कि एनोमलस, मतलब कि एबनॉर्मली काफ़ी हाई टेम्परेचर हो जाता है, जिस वजह से क्या हीट वेव्स चलने लगती हैं। ठीक है, रिसेंट स्टडी ने बताया कि 1951 से 2018 के बीच में 39 फ्लैश ड्रॉट आ चुकी हैं, जिसकी, और ये मेनली जो 82% जो ये ड्रॉट्स आई हैं वो मेनली मानसून सीजन के वक्त आई हैं, और 4 रीजन हैं जो सबसे ज़्यादा इससे की वजह से इफेक्ट हुए हैं। सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल, ये 4 रीजन है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, जो मेनली मानसून जोन के बीच में पड़ते हैं। इसकी, और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा फ्लैश ड्रॉट्स को क्या किया, फेस किया, और किस वजह से हुआ, मेनली मानसून ब्रेक। देखो गाइस, मानसून ब्रेक भी हमें पता है, मानसून ब्रेक कब होता है, जब मानसून पीरियड के बीच में 1 या 2 हफ्ते के बीच में जब बारिश ना आए तो उसे मानसून ब्रेक बोलते हैं। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, इंक्रीज एयर टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन डेफिसिट, अगर ये दोनों इकट्ठे हैं, मतलब कि बारिश भी ना हो, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो, इस वजह से क्या है कि जो सॉइल मॉइस्चर होता है वो एकदम से क्या होता है, कम डिप्लीट होने लगता है, जिस वजह से क्या फ्लैश ड्रॉट आती है। पेनिनसुलर रीजन और जो हिमालयन रीजन में मेनली जो फ्लैश ड्रॉट एक्सपीरियंस करते हैं वो नॉन मानसून सीजन में करते हैं, ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड द नॉर्थ ईस्ट मानसून। गाइस आपको पता है कि क्या है, सर्दियों के टाइम पे भी तमिलनाडु में जो बारिश आती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से आती है, और जो नॉर्थ इंडिया में अगर थोड़ी बहुत ही बारिश आती है तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से आती है। ठीक है, अब फ्लैश ड्रॉट का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, देखो वही जो राइस और मेज जो कि मानसून सीजन क्रॉप्स है उनकी ईल्ड पे क्या पड़ सकता है, इफेक्ट पड़ेगा, ऑफकोर्स रिड्यूस होगा, और क्या करेगी, इरीगेशन वाटर की डिमांड बढ़ेगी, और डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा ग्राउंड वाटर स्टोरेज को। ठीक है, सो गाइस ये कुछ थे इम्पैक्ट्स थी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं हम अपनी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, दैट इज आफ्सपा को एक्सटेंड कर दिया फॉर 6 मंथ्स इन असम। तो गाइस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ना मेनली क्या ये जो एक्ट है ना वो चलता ही रहता है। अभी क्या स्टेट को डिक्लेयर किया डिस्टर्ब्ड एरिया, क्यों, अभी क्या रिसेंट इंसर्जेंट अटैक हुए सिक्योरिटी फोर्सेज पे, और जो इलीगल आर्म्स और जो एम्यूनिशन है, एम्यूनिशन भी क्या होते हैं, मेनली जो बुलेट्स होती है ना उन्हीं को बोलते हैं, उनकी क्या है प्रोलिफिकेशन की वजह से क्या है वहाँ उस स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। आफ्सपा क्या है, असम में देखा जाए तो कंटिन्यू 1990 से, ये नवंबर 1990 से ही है, और इसको हर 6 महीने बाद क्या कर दिया जाता है, रिन्यू किया जाता है। आफ्सपा के देखो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आफ्सपा को हमने 1958 में इनेक्ट किया था। इसमें क्या जो आर्म्ड फोर्सेज है मेनली जो हमारे मिलिट्री वाले होते हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे देते हैं, और उन्हें इम्यूनिटी, मतलब कि जो भी अगर वो कुछ कर भी थे तो उनसे छूट मिल जाती है। वो हम क्यों करते हैं, ताकि जो डिस्टर्ब एरियाज़ हैं उनको हम ऑर्डर में लेके आ सकें। एरियाज़ को हम डिस्टर्ब कब बोलते हैं, कब अगर वहाँ पे डिस्प्यूट्स हो रहे हो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स में, डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स में, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में, रीजनल ग्रुप्स में, या कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटीज़ के बेसिस पे अगर कोई भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो हम उस एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ये मेनली क्या करता है, इस एक्ट को एनफोर्स करता है, लेकिन क्या सेंटर ने कुछ स्टेट्स में ये जो डिसीजन है वो स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ा हुआ है कि वो अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे उन्होंने एफ्सपा को क्या करना हो, डिक्लेयर करना हो। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है इसमें, ये कर सकते हैं जो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं वो किसी पे भी फायर कर सकते हैं एक बार वार्निंग देके, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हो, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, किसी के भी व्हीकल को रोक के उन पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल के बाद लीगल इम्यूनिटी होती है फॉर दिस एक्शन। ठीक है, मतलब कि उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। प्रेजेंटली क्या आफ्सपा कहाँ ऑपरेशनल है, अगर देखा जाए पूरी स्टेट, असम की पूरी स्टेट में, नागालैंड के भी पूरी स्टेट में, मणिपुर के सिर्फ इम्फाल म्यूनिसिपल एरिया को छोड़ के मणिपुर में भी क्या है
इम्प्लीमेंट है। गाइस हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि नागालैंड में भी आफ्सपा को 6 महीने के लिए आगे कर दिया गया, ठीक है। तो नागालैंड का हमने उस दिन पढ़ा था। कुछ अरुणाचल प्रदेश के पार्ट्स में भी है, बाकी ये यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि इंडिया में फिलहाल आफ्सपा कहाँ कहाँ पे ऑपरेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं हम। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी रिलीजेस ड्राफ्ट हेल्थ डाटा मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। देखो क्या, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अभी एक हेल्थ डाटा मैनेजमेंट रिलीज़ किया है, पॉलिसी ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। देखो इस ड्राफ्ट से क्या है, इस ड्राफ्ट में यही है कि जो भी इंडिविजुअल्स का पर्सनल डाटा है या फिर जो भी उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको हमने सिक्योरली क्या करना है, प्रोसेस करना है, ठीक है। जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वो अटैच्ड ऑफिस है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, और ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी किसकी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का। फीचर्स क्या है, देखो जो भी इंसान एनरोल करता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का उसको कंप्लीट कंट्रोल है अपने डाटा के ऊपर। दूसरी बात, अगर उस बंदे ने एक बार बोल दिया कि ठीक है आप मेरा डाटा शेयर कर सकते हो, लेकिन अगर उस बंदे ने अपना कंसेंट वापस लेना हो तो वो ले सकता है। एंड पीपल आर फ्री टू टेक बैक द कंसेंट ऑलरेडी गिवन इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट एनी शेयरिंग ऑफ पर्सनल डाटा लिंक टू ID, ठीक है। अगर फिर भी कोई पर्सनल डाटा शेयर कर देता है या फिर अनऑथराइज्ड मतलब कि बिना अथॉरिटी की परमिशन लिए उस डाटा को डिस्क्लोज कर दिया है तो उस बंदे रिलेटिव रेलेवेंट अथॉरिटी उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकती है। पर्सन जो भी इस को तोड़ेगा, इस लॉ को तोड़ेगा, उसे पनिशमेंट दी जाएगी। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीच विल बी लाइबल टू पनिशमेंट। जो भी डाटा कलेक्ट होएगा अक्रॉस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसे हम सेंट्रल लेवल पर स्टोर करेंगे, स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी लेवल पे करेंगे, साथ में जो हेल्थ फैसिलिटी लेवल पे भी करेंगे बाय अडॉप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमलिटी का मतलब क्या है, हम पर्सनल डाटा को कम से कम शेयर करेंगे, तब तक नहीं शेयर करेंगे तब तक बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो, ठीक है। NDHM दैट इज़ द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है को अनाउंस किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया था। इसका एम यही था कि किस तरह से हम इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सके। इससे क्या होगा, जो गैप है अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ हेल्थ केयर इकोसिस्टम थ्रू डिजिटल हाईवेज उसे हम ब्रिज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है इसमें, देखो आप पढ़ सकते हो कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में क्या क्या है। इसमें जो पॉलिसीज़ कौन कौन बनाएगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा, प्रोग्राम मैनेजर्स रेगुलेटर करेंगे। इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन होंगे, जैसे एसोसिएशन या NGOs होंगे। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में कौन कौन होंगे, ठीक है, डॉक्टर्स होंगे, ऑफकोर्स अदर प्रैक्टिशनर्स होंगे। एलिट प्राइवेट एंटिटीज़ में कौन से होंगे, ठीक है, इंश्योर्स होंगे, हेल्थ टेक कंपनीज होंगे। प्रोवाइडर्स कौन कौन होंगे, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लैब, फार्मासिस्ट, ठीक है, ये सब क्या है, प्रोवाइडर्स हैं। आगे बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। गवर्नमेंट ने अभी अमेंड किया है लॉ फॉर डिलिमिटेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न। अभी सेंटर ने क्या किया है, सेंटर चाह रहा है कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को अमेंड करेगा ताकि क्या कर सके, वो डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप कर सके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, नागालैंड। देखो इस डिलिमिटेशन कमीशन आपको पता ही होगा। देखो पहली बार बता दूं, डिलिमिटेशन कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसका काम क्या है, ये मेनली जो लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उन्हें रिड्रॉ करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीसीडिंग सेंसस। जो भी सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये करते हैं, सीट्स को डिवाइड करते हैं कि हाँ इस स्टेट को लोकसभा में कितनी सीट्स मिलनी चाहिए या लेजिस्लेटिव असेंबली में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कितनी सीट मिलनी चाहिए। तो ये काम किसका होता है, डिलिमिटेशन कमीशन का। जो सेक्शन 8A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का, वो स्टेट करता है कि डिलिमिटेशन इन 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। इसने बोला जब भी अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये जाता है, मतलब कि इन सीट्स का डिलिमिटेशन होने के लिए, तो क्या करता है, अगर डिलिमिटेशन ये न्यू डिलिमिटेशन कमीशन इसको एक्सरसाइज कर देता है तो उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है वॉइड बाय द कोर्ट, ठीक है। सेक्शन 8A ऑफ द RP Act 1950 स्टेट्स दैट डिलिमिटेशन इन दिस 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स व्हेन हेल्ड would fall within the election commission's remit. Hence any delimitation exercised by the new delimitation commission would be declared void by the courts, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी 7 न्यू सर्कल्स अनाउंस किए हैं ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जरा हम देख लेते हैं न्यू सर्कल्स कौन कौन से हैं। त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी, मेरठ और हम्पी। अभी तक क्या थे 29 ऐसे सर्कल्स है कंट्री में। देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है। ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ नेशन। ये तो आपको पता ही होगा। ये आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करता है एज पर प्रोविजन ऑफ एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। ये भी रेगुलेट करता है एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट 1972। सो गाइस ये भी हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हमने PT 365 में भी पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं फास्टैग। अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है वो क्या कर रही है, नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स को अमेंड कर रही है ताकि क्या कर सके, फास्टैग को मैंडेट कर सके फॉर अवेलिंग डिस्काउंट ऑन टोल प्लाजास एट नेशनल हाईवे। तो कोई नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मेनली क्या है,
अभी क्या कहीं लोग ना फास्टैग नहीं लगाते, ठीक है, जानबूझ के नहीं लगाते या जो भी आलस के मारे नहीं लगाते, तो क्या करेगी, जब भी मिनिस्ट्री आपको मतलब कि ज़्यादा फ़ायदे देगी कि आप फास्टैग लगवाओगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो बंदा फिर लगवाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, सिंपल है कि फास्टैग जो बंदा लगाएगा तो उसे कुछ टोल प्लाजा भी क्या कर देगी, डिस्काउंट दे देगी, ठीक है। फास्टैग क्या आपको पता ही इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। आप जब भी टोल पे पास जाते हो तो ऑटोमेटिकली क्या आपके अकाउंट से क्या करता है, टोल चार्जेस क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, और व्हीकल क्या है वहाँ पे पास हो जाता है थ्रू टोल प्लाजा, और उसको कैश ट्रांजैक्शन के लिए रुकना नहीं पड़ता। ये किस पे बेस्ड है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। तो ये गाइस तो पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, डिजी लॉकर क्या है। डिजी लॉकर गाइस ये पिछले साल भी न्यूज़ में था। ये मेनली आपका लॉकर है, जैसे जैसे आप अपने सामान संभाल के रखते हो तो उसी तरह डिजी लॉकर है, डिजिटली लॉकर है। अभी क्या डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर वेलफेयर ने डिसाइड किया कि वो इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर को इंटीग्रेट करेगा किसके साथ, डिजी लॉकर के साथ। अब ये किसके साथ द्वारा बनाया गया है, डिजी लॉकर, इसको क्रिएट किया गया है भविष्य सॉफ्टवेयर के साथ, जो कि सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है फॉर पेंशनर्स के लिए। डिजी लॉकर जो इनिशिएटिव है किसका था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी का, और किसके अंडर था, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर। डिजी लॉकर का एम यही था कि हम सिटीजन्स को डिजिटली एम्पावर कर सकें बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट, जो भी आपके ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक्सेस प्रोवाइड करके टू सिटीजन्स डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुलिकाली लास्ट न्यूज़ है। पुलिकाली का मतलब होता है टाइगर डांस। ये फोक आर्ट फॉर्म है केरला की। इस ईयर क्या है, इस जो फेस्टिवल है, आई मीन जो भी टाइगर डांस है, इसे सेलिब्रेट ऑनलाइन किया गया। क्यों किया गया ये तो आपको पता ही है, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। परफॉर्मर्स क्या करते हैं इसमें, इंस्ट्रूमेंट्स की बीट पे, किसी उडुक्कू और थाकिल इंस्ट्रूमेंट की बीट्स पे क्या करते हैं, पेंट करते हैं टाइगर्स की, हंटर्स की, ठीक है, इन ब्राइट येलो, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। परफॉर्मर्स पेंटेड लाइक tigers and hunters in bright yellow, red and black dance to the beats of instruments like उडुक्कू and the थकिल। पुलिकाली को इंट्रोड्यूस किया था कोचिन के रूलर ने, जिनका नाम था महाराजा रामा वर्मा सक्तन थामपुरा। 2 सेंचुरी अगेन, 200 साल पहले इन्हें क्या किया गया था, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सो गाइज ये आज कंप्लीट हो गया 27 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।